हेलो स्टूडेंट, आज की नई क्लास में आपका स्वागत है। हम अभी करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई व दूरी। पहला जो वीडियो हमने इसका बनाया था उसमें इसका बेसिक जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है जिससे रिलेटेड ये पूरी यूनिट के क्वेश्चन हैं, तो उसमें हमने बेसिक डेफिनेशन समझी थी और उनके डायग्रामों को क्लियर किया था कि किस तरह से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर हम उसके क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका डायग्राम समझेंगे कि कैसे उसका डायग्राम बनाएंगे तो ही हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। यानी कि इस पूरी यूनिट का जो मेन पर्पज है वो डायग्राम बेस ही है। अगर हमारा डायग्राम सही आ गया और पीछे जो हमने यूनिट 6 और 7 पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री की, उसके बेसिक फार्मूला और टेबल अगर हमें याद है तो ये यूनिट करना बहुत ही आसान है। ये चैप्टर इतना इजी है कि हम एक डायग्राम से ही इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना डायग्राम सही ढंग से इस क्वेश्चन का बनाए। तो उसके लिए हमने पहले जो वीडियो था जिसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं और जो पुराने स्टूडेंट हैं वो पहले देख चुके हैं और आगे जो हम इससे रिलेटेड और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हमने पहले वीडियो में जो चर्चा की थी वो हमने देखा था एलिवेशन एंगल के बारे में और उसके डायग्राम को देखा था। सेकंड जो था डिप्रेशन एंगल और जिसको हिंदी में कहते हैं अवनमन कोण, इन दोनों के बारे में एक डायग्राम से पढ़ा था। अब हम क्या करते हैं कि मेन हमारे ये 4 पॉइंट हैं, 5वां पॉइंट हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम इन 4 पॉइंटों को अच्छे से समझ लेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हम आएंगे इस इजी ट्रिक से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। तो एक बार फिर से हम इनको थोड़ा सा क्लियर और कर लेते हैं कि हमारे ये जो एंगल हैं कि इनमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो अब मैं ये जो 4 पॉइंट है इनको एक एक करके फिर से क्लियर करवाऊंगी कि किस तरीके से इनको मैंने पिछले वीडियो में समझाया था। अगर उसमें कोई आपको थोड़ी कमी रह गई हो तो दोबारा से जब हम इस एक एक टॉपिक को लेंगे तो उसको और क्लियर कर सकते हैं। हालांकि पहले वीडियो में हम इन दोनों डेफिनेशन को और डायग्राम को समझ चुके हैं। दोबारा से इनको समझाने का मतलब वीडियो बड़ा करना नहीं है बल्कि इनका कंसेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि पहला जो वीडियो था उसमें मैंने ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण को दोनों को एक ही डायग्राम से समझाया था। तो कुछ शायद बच्चों को कि एक साथ समझने में दिक्कत आ रही है कि एक ही चित्र में उसमें हमने इस तरीके से बनाया था कि ये अवनमन कोण और ये उन्नयन कोण। तो कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको एक साथ शायद समझने में प्रॉब्लम आए, तो इसमें हमने दोनों को अलग अलग क्लियर करके समझा रहे हैं। तो इसमें हमने क्या देखना है कि पहला जो कोण है उन्नयन कोण, उसमें क्या करना है। मैंने कहा था कि अगर कोई वस्तु नीचे धरातल पर कोई व्यक्ति खड़ा है और कोई जो वस्तु है वो धरातल से कुछ ऊंचाई पर है, मान लो कि ये कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है तो ये उसकी आंख यहाँ दर्शाई गई है। अब ये व्यक्ति अगर अपनी सीध में कोई वस्तु को देखता है तो वो लाइन तो क्या कहलाती है, क्षैतिज रेखा, हॉरिजेंटल लाइन। अब वो वस्तु यहाँ इस क्षैतिज रेखा पर ना होकर कुछ ऊंचाई पर हो, जैसे कि मैं यहाँ खड़ी हूँ और मेरे को छत पर रखी कोई चीज़ देखनी है तो मेरे को क्या करना होगा कि अपनी नज़र को थोड़ा सा यूँ ऊपर उठा के देखेंगे। तो जो नीचे से ऊपर की ओर हम देख रहे हैं, यानी कि नीचे खड़े हैं और ऊपर स्थित किसी वस्तु को, यहाँ कोई वस्तु है उसको हम देख रहे हैं। तो हमने जो मेन क्षैतिज रेखा से नज़र ऊपर उठाई तो इस वक्त जो ये कोण बन रहा है इस क्षैतिज रेखा के साथ, यानी कितनी डिग्री हमने नज़र अपनी ऊपर उठाई, तो ये कहलाता है उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब बात आती है कि अगर इस आँख और इस वस्तु की सीधी जो दूरी है इसको हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट, जो कि हम पिछले वीडियो में भी समझ चुके हैं। ये है हमारी दृष्टि रेखा। अब इसको समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या है कि क्वेश्चन में इस तरह की लाइन आती है, मान लो कि कोई सीढ़ी है उसको दीवार के सहारे लगाते हैं। तो अब मान लो ये सीढ़ी है इस तरीके से सीधी खड़ी है, अब इसको अगर हम दीवार के सहारे लगाएंगे तो ये दीवार है, इसके साथ ये सीढ़ी इस तरीके से हमने लगा दी।
तो ये दूरी जो आ रही है ये क्या है, लाइन ऑफ साइट, यानी कि दृष्टि रेखा क्या काम कर रही है, इसलिए इसको ये नाम दिया गया है ताकि हम किस चीज़ का क्या नाम है वो डायग्राम में पुट कर सकें। अब बात आती है अवनमन कोण की। तो यहाँ तो क्या था, व्यक्ति नीचे था और वस्तु ऊपर थी। अब मान लो कि व्यक्ति क्या है, ऊंचाई पर खड़ा है। अब उसे क्या करना है, नीचे स्थित किसी चीज़ को देखना है। जैसे मान लो मैं हूँ और मेरे को नीचे कोई सिक्का पड़ा है या कोई चीज़ पड़ी है या पेन पड़ा है, मेरे को उसको उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले नीचे यूँ देखेंगे हम, तो हमारी नज़र क्या है, इस तरीके से ऊपर खड़े हैं तो ऊपर क्षैतिज लाइन हुई, यहाँ नीचे खड़े थे तो आँख की सीध वाली लाइन क्षैतिज थी। अब हम ऊपर खड़े हैं तो आँख के सीध वाली लाइन क्या होगी, क्षैतिज लाइन। जब भी कोई कोण बनता है, चाहे वो उन्नयन कोण हो चाहे अवनमन कोण, वो हमेशा किसके साथ बनेगा, क्षैतिज रेखा के साथ बनेगा। अब हमारे ये भी क्लियर होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जहाँ से हम देख रहे हैं उसकी सीध में जो लाइन है वही क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। हम नीचे खड़े थे तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ऊपर खड़े हैं तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जैसे ही सिक्के को देखने के लिए मैं नीचे नज़र झुकाऊंगी तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कितने डिग्री मेरी नज़र नीचे हुई, तो मान लो इस लाइन से ये इतने डिग्री कोण नज़र नीचे हुई, तो ये क्या कहलाता है, अवनमन कोण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिप्रेशन एंगल। तो क्लियर है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। अब क्या बात आती है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण, मान लो उन्नयन कोण को हमने नाम दे दिया θ1 और अवनमन कोण को नाम दे दिया θ2। अब पहले जो वीडियो में हमने डायग्राम बनाया था वो इस तरीके से था और मैंने कहा था कि ये दोनों क्या होते हैं, बराबर। क्यों, क्योंकि ये इस वाले डायग्राम को अगर मैं खिसका के इस साइड यहाँ ले आऊँ तो ये कोण क्या हो गया, θ1 हो गया हमारा। वापस से वही पहला वाला डायग्राम बन रहा है जो लास्ट वीडियो में हमने समझा था। तो ये क्या कहलाता है, एकांतर कोण के कारण कि दो समांतर रेखाओं को तीसरी रेखा काट रही है, तो ये θ2 था इस डायग्राम से और इस डायग्राम से ये θ1। तो ये क्या हो जाएंगे, θ1 बराबर θ2, किस कारण से, एकांतर कोण के कारण। यानी कंफ्यूज हमें सिर्फ ये नहीं होना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सिर्फ चित्र में हमें दर्शाना है कि वो कोण अवनमन है या उन्नयन। जैसे ही अवनमन कोण आता है, दूसरी जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है कि उस अवनमन कोण को हम उन्नयन कोण के रूप में ले आएंगे। यानी कि दोनों कोण बराबर होते हैं तो हम क्या कह देंगे कि उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण, और उन दोनों को बराबर करके हम इसी डायग्राम से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है, तो ये दो टॉपिक हमारे क्लियर हो जाते हैं, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वैल्यू ऑफ एंगल। यानी कि इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए बेसिक हमारे पास 4 ही टॉपिक है। इन 4 टॉपिक से रिलेटेड ही पूरी यूनिट है, यानी पूरा चैप्टर जो है वो इन्हीं 4 टॉपिक के आसपास घूमेगा। अगर हमारे ये 4 टॉपिक क्लियर हैं तो हमें क्वेश्चन करने से कोई नहीं रोक सकता, हमारा क्वेश्चन एक रत्ती भी गलत नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ एंगल। अब इसका क्या मतलब है, वैल्यू ऑफ एंगल का, कोणों के मान ज्ञात करना। तो मैंने आपको एक सारणी याद करवाई थी पिछले वीडियो में जब हमने प्रश्नावली की थी 6 और 7, त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति के सूत्र फॉर्मूले हमने याद किए थे, फिर त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात किए थे, फिर हमने सारणी सीखी थी, एक बेसिक फॉर्म में सीखी थी और एक हाथ वाली ट्रिक से। तो अब आप किस तरह से इसके मान ज्ञात करेंगे, तो वही क्या टॉपिक है, कोणों के मान ज्ञात करने। अब इस प्रश्नावली में कौन कौन से कोण आते हैं, 3 ही कोण हैं जो इसमें काम में आएंगे, एक तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब इसके मान हम किससे निकाल सकते हैं, चाहो तो टेबल से निकाल सकते हैं, सारणी से, और चाहो तो आपने जो हैंड वाली ट्रिक, हाथ वाली ट्रिक सीखी थी उससे भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। ये सिर्फ ये 3 कोण ही मान आएंगे, बाकी 3 तो इन्हीं से रिलेटेड है तो हम उनका यूज़ नहीं करके सिर्फ इन्हीं 3 को यूज़ कर लेंगे। अब इनके मान कैसे निकालेंगे, तो सारणी मैंने बताई थी, डिग्री, 45,
60 और 90। अब हमें पूरी सारणी याद करने की इस वाली प्रश्नावली में तो आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ इन 3 कोणों से ही हमारे इस प्रश्नावली के क्वेश्चन हो जाएंगे। अब बात आती है साइन थीटा की। तो मैंने पहले ही बताया था जब हमने बेसिक टेबल याद की थी कि पहले जब हम इसके मान रखेंगे तो 0 के सामने क्या रखेंगे, 0 से शुरू करेंगे, 0, 1, 2, 3 और 4। फिर क्या करेंगे, जहाँ 4 पे ख़त्म हुआ वहीं से 4 का भाग देते जाएंगे और फिर क्या कर देंगे, सबका अंडर रूट कर देंगे। तो ये हमारे सारणी के मान आ गए। यानी कि 0 में 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। 1 का वर्गमूल होता है 1, 4 का वर्गमूल होता है 2। तो साइन 30 का मान आ गया 1/2। ऐसे ही इसको सॉल्व कर ले हम तो ये मान आ जाएगा, ऊपर रहा 1, 1 का वर्गमूल 1, अंडर रूट 2, 2 पे वर्गमूल लगेगा तो वर्गमूल 2 ही रहेगा। फिर हमने इसका मान निकालना है 3 का वर्गमूल अंडर रूट 3, 4 का वर्गमूल से 12 आएगा तो क्या आ जाएगा, 2। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1, और 1 का वर्गमूल क्या होता है 1। तो आसान है, पहली लाइन याद करना, दूसरी तो क्या करना है, जहाँ से ये खत्म हो रही है वैल्यू वो यहाँ कॉस के सामने पुट करते जाएंगे। वापस से क्यों रिवीजन कर रहे हैं, ताकि इस प्रश्नावली में जो हमें ये 3 ही थीटा के काम आएंगे, साइन कॉस टेन, इन्हीं की वैल्यू पे ज़्यादा फोकस रखना है। 1 3/2, 1/√2, 1/2 और 0। तो साइन की वैल्यू हो गई, कॉस की वैल्यू हो गई और टेन की वैल्यू। हाथ की ट्रिक से आपको पता ही है, साइन थीटा क्या था, जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। नीचे की ओर अंगुली गिननी है, अंडर रूट 2। कॉस थीटा में क्या था, अंडर रूट में ऊपर की ओर अंगुली गिननी है बटे 2। टेन थीटा में क्या था, दोनों का रेशो था, तो नीचे की ओर अंगुली अपन ऊपर की ओर अंगुली, इसी तरीके से था। तो अब टेन थीटा का मान दें तो 0 में 1 का भाग देंगे तो 0, 1/2 में √3/2 का भाग देंगे यानी 1/2 भाग √3/2। तो बाहर वालों का गुणा और अंदर वालों का गुणा, इस तरीके से। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1/√3। यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे 1/2 और इसको इस तरीके से लिख देंगे। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, और हमारे पास बचा 1/√3। इसी से इसको सॉल्व किया। 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो 1, इसमें इसका भाग दिया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। और जब भी बटे में 0 आए यानी कि अंश बटे हर 1/0, पहले भी मैंने बताया था वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, अनिर्धारित। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, नॉट डिफाइंड, ये परिभाषित नहीं होगा, निर्धारित नहीं होगा। तो ये हमने जल्दी से रिवाइज कर लिया कि तीसरा टॉपिक हमारा ये है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, जो चौथा और फाइनल है, पांचवा टॉपिक हमारा ट्रिक से रिलेटेड था, जो हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद ट्रिक पे चर्चा करेंगे। तो जो चौथा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशो का, इसमें हमने जो रेशो याद किए थे उसके लिए ट्रिक बताई थी लाल बटे कक्का की, और जो इंग्लिश मीडियम है उनके लिए PHB, परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। तो ये दोनों ही एक ही ट्रिक के, ये हिंदी मीडियम और ये इंग्लिश मीडियम के लिए। यानी कि मैंने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री जो रेशो थे हमने 3 लिए थे, कोणों के बारे में अभी पिछले टॉपिक में चर्चा की थी, साइन, कॉस और टेन। इन्हीं 3 टॉपिक पे हमारी ये यूनिट हो जाएगी, यानी प्रश्नावली के इन 3 से ही मान निकलेंगे। पहला ये लंब बटे कर्ण, यानी कि इंग्लिश में कहें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हम जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री किससे रिलेटेड होती है, राइट एंगल से, यानी राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, इसी से संबंधित होती है। तो जो भी समकोण त्रिभुज है, पहले भी मैंने बताया है, तो 90 डिग्री के सामने क्या है, कर्ण
जिसको हिंदी में कर्ण और इस तरीके से दर्शाया था, इंग्लिश में हाइपोटेनस। उसके बाद अगर हम इसको एंगल थीटा लेते हैं, कोण लेते हैं, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और हिंदी में कहें तो लंब, जिसको एल से दर्शाते थे। अब बात आती है कि शेष जो बची साइड हुई, यानी कि यहाँ अगर एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, और यहाँ अगर कोण है, एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर होगा। शेष जो बची है वो भुजा आधार, जिसको हिंदी में ए से और इंग्लिश में बेस बी से हमने दर्शाया था। ठीक है, क्लियर है ये 3 रेशो, जिसको हमने शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से, हिंदी मीडियम के लिए लाल बटे कक्का और इंग्लिश मीडियम के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस नाम से। अब कॉस थीटा के लिए सेकंड आधार बटे कर्ण, इससे हम करें तो B/H। ठीक है, इसको ये किसके लिए, इसको साथ में अगर हम अलग ही रख लें P/H और इसको रखें तो हम B/H। tan के लिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और इंग्लिश मीडियम के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है, तो ये 3 रेशो हमारे काम आएंगे। अगर इसके अलावा नेक्स्ट 3 काम में आते हैं तो उनको भी हम क्या करेंगे, इन्हीं 3 में चेंज कर लेंगे और इन्हीं से हम क्या करेंगे, इनके मान ज्ञात करेंगे। ये हमारे कब काम आएंगे, जैसे मान लो ये कोई एंगल 30 डिग्री दे दिया, ये वैल्यू मान लो 10 मीटर दे दी। अब हमें मान लो ये हाइपोटेनस ज्ञात करना है, तो अब हमें क्या दे रखा है, एक तो बेस दे रखा है, यानी सॉरी परपेंडिकुलर दे रखा है, और साथ में क्या पूछा है, कर्ण, लंब दे रखा है और कर्ण पूछा है। तो L बटे K में कौन सी वैल्यू आ रही है, साइन थीटा। तो जो हमें पूछा है और जो अननोन यानी अज्ञात भुजा है, जो ज्ञात है और अज्ञात भुजा है, उनका जब हमने अनुपात निकाला, इसीलिए इसका क्या टॉपिक का ये हेडिंग क्या है, रेशियो ऑफ एंगल्स, यानी कि जो अनुपात है इनके, तो उससे हमने कौन सा कोण लेना है वो इसी से डिसाइड होगा। इसलिए हमें इन 2 फॉर्मूलों को याद करना है। हिंदी मीडियम के लिए तो एक ही है और इंग्लिश मीडियम के लिए एक है, दोनों एक ही चीज़ है, सिर्फ इसको अलग अलग मीडियम के लिए लिखा है। तो हमने यहाँ ये पता कर लिया, ये हमारी ज्ञात भुजा थी और ये अज्ञात भुजा थी, इसमें कौन सा कोण बन रहा है, तो हमने लाल बटे कक्का फॉर्मूले से देखा कि साइन थीटा बन रहा है। अब थीटा कितना दे रखा है वो हम लगा के इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो अब तक जो हमने 4 टॉपिक पढ़े हैं उससे रिलेटेड इनका क्वेश्चन में कैसे यूज़ होगा, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए उन टॉपिक को देखते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है कि एक व्यक्ति एक मीनार से 10 मीटर दूरी पर खड़ा है, यानी कहने का मतलब है जैसे जैसे ये क्वेश्चन हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डायग्राम बनाते जाएंगे। तो हमें क्या पता चल रहा है कि ये कोई मीनार है, यानी ये सीधा समतल धरातल है, इस पे एक मीनार खड़ी है और इससे कुछ दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है। तो व्यक्ति मान लो इस जगह इस पॉइंट पे किसी एक बिंदु पर खड़ा है। ये कह रहा है कि एक मीनार से 10 मीटर दूरी, यानी ये मीनार, इसको हम लिख लेते हैं मीनार, और ये व्यक्ति, इनके बीच की दूरी कितनी है, 10 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि व्यक्ति द्वारा मीनार के शिखर को देखने पर, यानी ये व्यक्ति है यहाँ से उसको देख रहा है, तो ये इसका क्या हो गया, आई पॉइंट हो गया, यानी आँख यहाँ हो गई इसकी। अब ये इसके शिखर को देखेगा तो ये क्या होगा, इस दृष्टि से ऊपर आँख नज़र करेगा, तो जैसे ही नज़र करेगा मान लो ये इस जगह यहाँ इस मीनार का शिखर है, यहाँ हम इसको लिख देते हैं शिखर, टॉप ऑफ पिलर। ठीक है, ये इस पिलर का मान लो टॉप है, तो ये इसको इस तरीके से देख रहा है। तो इस क्वेश्चन में तो इसने साफ ही लिख दिया उन्नयन कोण। अगर नहीं भी देता ये उन्नयन नाम, तो हमें पता है कि व्यक्ति नीचे खड़ा है, मीनार का शिखर ऊपर होता है, उसको ऊपर नज़र करके देख रहा है, तो ये हमारा कोण उन्नयन कोण ही बनेगा, एलिवेशन एंगल ही बनेगा, जो कि कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो हम सीधा यहाँ लिख देते हैं 60 डिग्री, ये है इसका उन्नयन कोण। अब आगे क्या कह रहा है, तो व्यक्ति व मीनार के शिखर के बीच की दूरी, तो ये व्यक्ति है, ये मीनार का शिखर है, इनके बीच की दूरी कौन सी हुई, ये दूरी, इसको हमें
ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? ये मीनार थी, ये व्यक्ति था, और इस तरीके से ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, यानी समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के सामने ये कर्ण है यानी हाइपोटेनस है। तो हमें ये ज्ञात है भुजा कोण थीटा यहाँ। तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर लंब, ये हमारी क्या बन गई? भुजा लंब बन गई, परपेंडिकुलर साइड, ये बेस और ये हाइपोटेनस, लंब आधार और कर्ण। अब जो हमने टॉपिक पढ़े थे यानी कि ज्ञात भुजा है हमारी आधार और अज्ञात भुजा है कर्ण, कर्ण बटे आधार। तो अब हमने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था? ये लाल बटे कक्का, और इंग्लिश मीडियम के लिए PBPHHB। तो मैंने कहा था कि तीन ही कोण कहाँ मिलेंगे हम? साइन, कॉस और टेन। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार किस में आ रहा है? उल्टा आ रहा है ये, यानी साइन कॉस टेन, और कोट में आ रहा है। तो हम इसको इस तरीके से लिख के क्या लिखेंगे? आधार बटे कर्ण, इसी तरीके से लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे? ताकि हमारा सारणी से इनका मान ज्ञात करना भी आसान रहेगा। अब इसमें आधार कितना है पहले देखेंगे, आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण क्या होता है? कॉस थीटा, यही होता है। ये क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि हम डायग्राम से कोण कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं कि हमें कौन सा कोण, कौन सा एंगल, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमें इसमें लगाना है। तो वो किससे डिसाइड होगा? इन रेशियो से, इन अनुपातों से पता चलेगा हमारे पास कि कौन सा कोण आएगा। तो आधार मतलब बेस और कर्ण मतलब हाइपोटेनस, ये इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है। अब बात आती है थीटा। थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री। आधार कितना है? डायग्राम से हम देखेंगे आधार कितना है? 10। कर्ण क्या करना है? हमें ज्ञात करना है, तो ये मैंने लिख दिया x। अब बात आती है कॉस 60 डिग्री। तो अभी मैंने सारणी भी बताई थी और हाथ वाली ट्रिक भी आपके पास है। कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है? 0, 30, 45 और 60। 60 और कॉस में हम गिनते हैं ऊपर वाली अंगुली, तो ऊपर कितनी अंगुली है? 1, और इसका करेंगे हम अंडर रूट, तो 1 ही आएगा। अंडर रूट में रखते थे, बटे में 2, यानी कि कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2। और साथ में इसकी वैल्यू आधार और कर्ण की हमारे पास लिखी हुई है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, वज्र गुणा हमने की, तो x की गुणा 1 से होने से यहाँ आ जाएगा, 10 की गुणा 2 से हो जाएगी, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? 20। यानी कि इस व्यक्ति की शिखर से जो देख रहा है, शिखर और व्यक्ति के बीच की दूरी कितनी आ गई? 20 मीटर। तो इस तरीके से हमने जो 4 टॉपिक पढ़े थे उनका इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ होगा। नेक्स्ट जो हमारी बेसिक डेफिनेशन है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमने और लिया है। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन हमको ये हमारी बेसिक डेफिनेशन सीखने में ज़्यादा हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें दूसरा कंसेप्ट जो अवनमन कोण का था वो क्लियर हो जाएगा कि हम डिप्रेशन कोण को कैसे समझेंगे, कि अवनमन कोण का किस तरीके से हम डायग्राम बनाएंगे और किस तरीके से बाकी साइड्स और हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि एक टावर के शिखर से सड़क पर स्थित कार को पहली स्थिति में देखने पर कोण 30 डिग्री, यानी इससे हम अभी तक हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये कोई टावर है, ठीक है। टावर के शिखर से ये रोड है, ठीक है। यहां मान लो कोई कार है। अब ये स्थिति ए हो गई। पहली स्थिति में ये कह रहा है कि शिखर से सड़क पर स्थित कार को देखने पर पहली स्थिति में कोण कितना है? 30 डिग्री। अब इसने ये नहीं बताया कि उन्नयन कोण है या अवनमन कोण, ये हमें खुद को क्लियर करना है इस क्वेश्चन को देखते हुए और डायग्राम बनाते हुए। तो ये क्या कह रहा है कि टावर के शिखर से देख रहा है, यानी ऊपर है और नीचे की कोई चीज़ को देख रहा है। तो जैसे ही नज़र नीचे झुकेगी तो हमारा क्या बनता है? अवनमन कोण। तो नज़र के सामने वाली रेखा हुई क्षैतिज लाइन, क्षैतिज रेखा यानी हॉरिजेंटल लाइन। अब ये इस नज़र से नीचे नज़र झुकाएगा कार को देखने के लिए। ये स्थिति हो गई थी हमारी ए। तो ये कोण जो बन रहा है क्षैतिज रेखा के साथ
ये हो गया अवनमन कोण और ये दे रखा है 30 डिग्री। तो डिप्रेशन एंगल कितना हुआ हमारा 30 डिग्री, क्योंकि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में ये एंगल बन रहा है। अब वो कह रहा है कि कुछ समय बाद, ये क्या कह रहा है, कुछ समय बाद कार जब टावर के पास आ जाती है। अब एक चीज़ का और ध्यान रखना कि जब भी हम किसी वस्तु से एंगल बनाते हैं, तो अभी तक तो हमने क्या किया था, एक एक कोण के ही सवाल किए थे। आगे जैसे जैसे हम प्रश्नावली करेंगे तो हम देखेंगे कि एक साथ क्या आते हैं, 2 कोण आते हैं। तो जब भी कोई मीनार हो, टावर हो, पिलर हो, कोई पेड़ हो और उसे दूर से हम देख रहे हैं और अगर हम उसके पास जाएंगे तो ये जो कोण होता है इसके शिखर का, ये क्या होता है, बढ़ता जाता है। यानी कि इस स्थिति में जो कोण था θ1 मान लो और इस स्थिति में जो θ2 आएगा। तो जैसे जैसे हम इस वस्तु के पास जाते जाएंगे तो ये क्या कोण होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी ये एंगल इस एंगल से क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। यही हम इसमें बताएंगे। कैसे कि पहली स्थिति में तो 30 डिग्री है, अब इसको यहाँ यूज नहीं होगा, कैसे होगा, उन्नयन कोण के केस में होगा। उसको अभी लेके आते हैं हम। फिर कुछ समय बाद देखते हैं तो कोण कितना हो जाता है, 45 डिग्री। अब थोड़ी समय बाद कार इसके पास जा रही है, तो मान लो किसी स्थिति बी पे ये कार इस जगह पे आ गई, तो यहाँ हम इसको कार को बना देते थे। मान लो बी स्थिति पे कार ये इसकी ओर चलती हुई साइड आ गई टावर के नज़दीक। तो इस स्थिति में देखने पर, देख भाई ऊपर से ही रहा है, तो अब ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन से लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री। तो मैं ये पूरा इस लाइन के साथ और इस लाइन के साथ ये जो कोण बन रहा है ये कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, ये इतना यहाँ से यहाँ तक 30 और ये यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री। अब डायग्राम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको एंगल क्लियर दिखाई दे। ये टावर और ये रोड, ए स्थिति पे कार यहाँ थी जहाँ से ऊपर व्यक्ति शिखर पे बैठा है और कार को इस तरीके से देख रहा है। तो ऊपर से देख रहा है तो ये कोण बन रहा था अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये था हमारा 30 डिग्री। अब उसने क्या किया कि थोड़ी देर बाद देखा तो कार कहाँ आ गई, बी स्थिति पर कार आ गई। अब वहीं बैठे इसने फिर से बी स्थिति पे कार को देखा तो क्या हो गया, अब ये एंगल कितने डिग्री का बन गया, 45 डिग्री का। तो यहाँ हम लिख देते हैं 45 डिग्री। ये यहाँ से यहाँ तक, ये लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ साइड, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच कोण 45 डिग्री। ये हमारा टावर था, ये कार हो गई और इस तरीके से ये एंगल हो गया। फिर मैंने कहा था कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, एकांतर कोण के कारण। अब एकांतर कोण की स्थिति कहाँ बन रही है, ये सीधी लाइन है और इसके साथ ये 30 डिग्री कोण यहाँ बन रहा है। तो इस लाइन को जैसे ही हम आगे बढ़ाएंगे और क्षैतिज रेखा के साथ वापस लाएंगे तो ये 30 डिग्री यहाँ था, तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। यानी यहाँ तो ये अवनमन कोण था, डिप्रेशन कोण था, अब यहाँ हम इसको एलिवेशन कोण यानी उन्नयन कोण में ले आए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस रेखा और ये इस रेखा के साथ ये 45 डिग्री कोण बन रहा है। तो इस रेखा और इसको हम आगे यूँ बढ़ाते हुए जैसे ही हम इस वाली लाइन के साथ लाएंगे तो ये भी कितने डिग्री का बन गया, 45 डिग्री। क्लियर है। अवनमन कोण थे उसको हम किस फॉर्म में ले आए, उन्नयन कोण की फॉर्म में ले आए। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसी फॉर्म में हम इसको सॉल्व करेंगे कि कैसे हम अब आगे के फॉर्मूले लगाएंगे। ये सिर्फ हमें डायग्राम में ही दर्शाना है अवनमन कोण को, डिप्रेशन कोण को क्या करना है, सिर्फ डायग्राम में समझाना है। कैलकुलेशन हमें एलिवेशन कोण में ही करनी है। अब बात आती है जो अभी मैंने कंसेप्ट बताया था कि जैसे मीनार है और दूर व्यक्ति है, जैसे जैसे पास जाएगा तो इसके साथ जो कोण बन रहा है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे पास जाता जाएगा वैसे बढ़ता जाएगा। वो भी यहाँ क्लियर हो रही है। कार जब ये स्थिति भी था तो कोण 30 डिग्री था, जैसे कार इसके पास गई तो कोण कितना आ गया, 45 डिग्री। अब इसने क्या दे रखा है, टावर की ऊंचाई दे रखी है, टावर की ऊंचाई 12 मीटर है। तो यहाँ हमने लिख दिया 12 मीटर। तो पहला हमारा काम यही है, डायग्राम बनाना। डायग्राम में क्वेश्चन में जो जो
दी हुई है वैल्यू वो डायग्राम में पुट करनी। नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो कैलकुलेशन का होगा। तो इसके अलावा और कोई भी इसमें वैल्यू नहीं दी है। अब पूछा क्या है कि दोनों स्थितियों में कार की टावर से दूरी, यानी एक तो ए की इस टावर, मान लो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी और ये डी। तो एक तो हमें ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है, और एक ज्ञात करनी है, मान लो इसको पूरे को हमने x ले लिया, और एक ये ज्ञात करनी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो हम इसको x y में कंफ्यूज नहीं करके सीधे इसके नाम में ही ले लेंगे। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन में हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? एक तो हम AD कैलकुलेट कर सकते हैं, एक BD कैलकुलेट कर सकते हैं, एक AB कैलकुलेट कर सकते हैं, एक BC कैलकुलेट कर सकते हैं, और साथ में A से C टोटल ये कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमें दिया हुआ क्या है? सिर्फ दो कोण दिए हुए हैं और एक ये इस टावर की हाइट दी हुई है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। हम ये चारों चीज़ें हम क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने ये बाहर वाला एक त्रिभुज ले लेना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे लगते हैं, समकोण त्रिभुज पे लगते हैं। तो इस तरीके के जैसे चित्र बने हुए होते हैं, ये यहाँ से यहाँ कोण, फिर यहाँ से यहाँ कोण। तो नेक्स्ट टाइम में जैसे हम पहले ये हमने त्रिभुज ले लिया, तो दूसरी बार हमें ये त्रिभुज नहीं लेना है, क्योंकि ये तो गलत हो जाएगा। हमें पूरा यहाँ से यहाँ तक का त्रिभुज लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि यही समकोण त्रिभुज है। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया त्रिभुज ए सी और डी, कोई सा भी ले सकते हो आप, चाहो तो ये ले लो। मान लो पहले हमने ले लिया बी सी डी त्रिभुज में, यानी ये छोटा वाला जो त्रिभुज है नंबर 1, बी सी और डी, ये हमने त्रिभुज ले लिया। अब इसमें देख रहे हैं हम कि हमारे पास ये हाइट है और ये बेस है, ठीक है। हाइट यानी एंगल दे रखा है, एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर, लंब होता है। कोण के सामने की भुजा क्या हुई? लंब। और ये क्या हुआ? हमारा आधार। तो अब इसमें कौन सा कोण लगेगा? लंब बटे आधार। तो हमारा ये फॉर्मूला था लाल बटे कक्का। क्लियर है? लंब बटे आधार, यानी कि ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये परपेंडिकुलर और बेस। उसमें कौन सा कोण लग रहा है? साइन कॉस टेन। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? टेन थीटा। टेन थीटा, थीटा कितने डिग्री है? 45 डिग्री। तो ये 45 हमने यहाँ लिख देना है थीटा की जगह, टेन 45। अब लंब यानी परपेंडिकुलर कितना है? लंब 12। आधार, आधार हमारे पास है नहीं, तो हम ज्ञात करना है, यानी कि ये BC का जो मान है ये हमें ज्ञात करना है। आधार इस त्रिभुज में, त्रिभुज BCD, त्रिभुज BCD में आधार कितना है? BC। तो मैंने आधार की जगह, बेस की जगह क्या लिख दिया? BC। अब हमें पता है tan 45 का मान कितना होता है? 1। और अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। वज्र गुणा जैसे ही हम करवाएंगे तो हम क्या देखते हैं? BC की गुणा 1 से और 12 की गुणा 1 से, तो BC का मान कितना आ गया? 12 मीटर। क्लियर है? हमारे पास ये वैल्यू आ गई। BC की वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं, ये हमारे पास आ गया मान, BC बराबर 12 मीटर। अब हमें क्या ज्ञात करनी है? ये पूरी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो अब हमें क्या करना है? त्रिभुज कौन सा लेना है? A, C और D। तो इसको थोड़ा सा हम मिटा दें क्वेश्चन, या क्वेश्चन को मिटा देते हैं हम। क्वेश्चन तो डायग्राम से क्लियर ही है, क्वेश्चन हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ कर लेते हैं। फर्स्ट हमने ये कर लिया था, सेकंड हम कर लेते हैं कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? त्रिभुज ACD। ACD में, ACD में हम क्या देख रहे हैं
कि हमारे पास सिर्फ ये साइड है, ये साइड अननोन है, ठीक है, यानी ये भुजा दी हुई है और ये अज्ञात है। तो ये क्या हुई, कोण के सामने की भुजा लंब और इसके सामने कोण नहीं है, तो ये क्या हुआ, आधार। और हम जानते हैं लंब यानी परपेंडिकुलर, आधार यानी बेस, और लंब बटे आधार, लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हुआ, tan थीटा। थीटा हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, अब इस वाले त्रिभुज में कौन सा लिया है हमने, ये त्रिभुज लिया है। जब कार कहाँ थी, ए स्थिति में थी। पहले हमने कब ज्ञात किया था, जब कार बी स्थिति में थी, कार बी स्थिति पर, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, कार ए स्थिति पर है, तब थीटा कितना आ रहा है, 30 डिग्री। लंब कितना है, परपेंडिकुलर साइड 12, आधार AC जो कि हमें ज्ञात नहीं है। अब बात आती है tan 30 डिग्री का मान। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर में हमारे पास 12/AC। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, वज्र गुणा AC की गुणा 1 से हुई तो AC, 12 की गुणा √3 से हुई तो 12√3। इसका मान कितना आया AC का, 12√3 टोटल। यानी कि जब कार A स्थिति पर थी तो टावर से उसकी दूरी कितनी थी, 12√3। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि A स्थिति में कार की टावर से दूरी 12√3 मीटर। अब बात आती है, कई जगह तो सीधा क्वेश्चन यही मान लिया जाता है, लेकिन कई बार क्या है कि मान लो ऑप्शन के हो तो ऑप्शन में सीधा है, मान लो ऑप्शन ये आगे भी हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कि √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732, ठीक है। तो हम 12√3 की जगह ये वैल्यू रख देंगे और इसको कैलकुलेट करा देंगे, और नहीं तो यहाँ तक भी करते हो तो भी आपका आंसर सही है। अब बी स्थिति में जब यहाँ थी तो ये दूरी कितनी आई थी, 12 मीटर। क्लियर है। तो दोनों स्थिति में हमने कार की टावर से दूरी ज्ञात कर ली। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया।